और बंगाल में जाके दीदी और बीवी करने की बजाय गुजरात में जाके बीवी और बीवी किया होता तो आज मन की बात रेडियो से करने की जरूरत नहीं पड़ती और विकास भी तब का पैदा हो चुका होता। और इस देश के मौजूदा हालात के लिए अगर सबसे अधिक कोई जिम्मेदार है तो वो इस देश की सरकार है, वो इस देश का प्रधानमंत्री है और वो इस देश का चुनाव आयोग है, जिन्होंने अपनी आंखों आगे लाखों लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया। बाकी देश के प्रधानमंत्री कोविड से लड़ रहे हैं, कोरोना से लड़ रहे हैं और हमारे देश का प्रधानमंत्री ममता बनर्जी से लड़ रहा है। आप ताली थाली बजा रहे हैं और विकास पिछले 7 साल से पैदा होने की कोशिश कर रहा है। जय हिंद के साथ अपनी बात शुरू करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता हूं और सरकार की गलत नीतियों का मुखर होकर विरोध करता रहता हूं कि किसी भी तरीके से हमारे संविधान को तोड़ा मरोड़ा ना जाए और कल को ये ना कहा जाए कि इस देश का संविधान खत्म हो चुका है। उस सब संविधान को बचाने के लिए जो मुझसे बन पड़ता है करने की कोशिश करता हूं। मुझे काफ़ी सारी धमकियां भी मिलती हैं, थ्रेटनिंग कॉल्स भी आते हैं और बहुत सारे लोग मुझे नसीहत भी देते हैं कि मुझे सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलना बंद कर देना चाहिए। लेकिन मैं वही सोचता हूं अपनी आगे आने वाली जनरेशन के बारे में कि अगर मैं आज चुप हो गया तो कल मैं आगे आने वाली जनरेशन को क्या जवाब दूंगा कि जब हमारा देश गर्त में जा रहा था, जब हमारे देश को तोड़ा जा रहा था, जब हमारे संविधान को ख़त्म किया जा रहा था तो मैंने अपनी आंखें क्यों मूंद रखी थी। मैं अपने ज़मीर को क्या जवाब दूंगा। बस यही बात है जो मुझे रुकने नहीं देती, बस यही चीज़ है जो मुझे करने नहीं देती। तो मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता हूं तो बहुत सारे पोस्ट भी शेयर करता हूं। तो आज की स्थिति के बावजूद आप अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं देश में क्या हालात हैं। हर तरफ त्राही है, लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लाखों लोग कतार में हैं जो अपनी जान गंवाने वाले हैं, क्योंकि जो स्थिति है उसको देखते हुए ऐसा साफ साफ लगता है। लेकिन मेरी कामना ईश्वर से यही है कि जल्द से जल्द ये चीज़ें ठीक हो सके। लेकिन हमारे नेता इतने गद्दार हैं, इतने बेईमान हैं कि ये स्थिति इतनी जल्दी काबू में आने वाली नहीं है, क्योंकि जब ये काबू में आ सकते थे तब ये लोग रैलियाँ कर रहे थे, तब ये लोग आपके वोट के लालच में आप ही को शमशान में धकेलने की तैयारी कर रहे थे। तो इन सब परिस्थितियों के बावजूद जब मैंने आज एक पोस्ट डाला तो उस पर एक बंदे का कमेंट आया। उस बंदे ने लिखा, वी ओनली वांट मंदिर, हम केवल मंदिर चाहते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब आप केवल मंदिर चाहते हैं तो फिर क्यों जाते हैं आप हॉस्पिटल अपना इलाज कराने? क्यों वहां जाकर आप डॉक्टर की गिरबान पकड़ते हैं जब आपको इलाज नहीं मिलता? क्यों जाकर वहां पर आप नर्सों को पिटाई करते हैं जब आपको इलाज नहीं मिलता, बेड नहीं मिलता, ऑक्सीजन नहीं मिलती, दवाई नहीं मिलती? क्यों आप वहां पर तोड़फोड़ करते हैं जब आपके परिजन गुजर जाते हैं? क्यों आप मंदिर नहीं जाते अपना इलाज कराने? क्यों आप तीर्थ स्थल पर नहीं जाते अपना इलाज कराने? जब आप केवल मंदिर चाहते हैं तो फिर अस्पताल के लिए लड़ाई ही क्यों, अस्पताल के लिए मारामारी ही क्यों? जब आपने वोट ही मंदिर के लिए दिया था तो फिर अस्पताल में जाके रोना किस बात का? अस्पताल में जाके रोइए मत कि हमें बेड नहीं मिला, हमें ऑक्सीजन नहीं मिला, हमें मास्क नहीं मिला, हमें दवाइयाँ नहीं मिली। आपने अस्पताल के लिए वोट दिया ही कब था? खुद से पूछिए, आपने अस्पताल के लिए वोट दिया था? कितने लोग ये मानते हैं कि उन्होंने अस्पताल के लिए, शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए वोट दिया था? हमने तो वोट दिया था मंदिर के लिए, हमने तो वोट दिया था चर्च, गुरुद्वारे, मस्जिद के लिए। हमने वोट दिया ही नहीं अस्पताल के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेजेस के लिए। तो हम क्यों जाकर ये डिमांड करें कि हमें अस्पताल चाहिए जब आप बीमार हैं? जाइए उन्हीं मंदिरों में, मस्जिदों में और वहाँ जाकर अपना इलाज कराइए। क्यों जाकर आप डॉक्टर्स को ट्रीट करें? ये आपकी फ्रस्ट्रेशन और बेवकूफ़ी दिखाता है कि पहले वोट देंगे आप नेता को मंदिर और मस्जिद के लिए, फिर डॉक्टरों की जाकर गिरबान पकड़ेंगे कि आपको दवाई चाहिए। आपको कोई हक नहीं बनता। गिरबान पकड़नी है तो जाकर उन नेताओं की पकड़िए जिनको आपने वोट दिया था, जिन्होंने आपको सुनहरे सपने दिखाए थे कि जैसे ही वो सत्ता में आएंगे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। हो गए अच्छे दिन शुरू। अच्छे दिनों की कहानी ये है कि 2016 में भी आप लाइनों में लगे थे और आज 2021 में भी आप लाइनों में लगे हैं। पहले आप नोट निकालने के लिए लाइन में लगे थे, आप नोट बहाने के लिए लाइन में लगे हैं।
पहले आप स्मार्ट सिटी चाह रहे थे, अब आपको शमशान सिटी मिल रही है। और ये उन्हीं अच्छे दिनों की बदौलत है जिनका हवाला देके अभी भी कुछ लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हाँ अच्छे दिन आएंगे और वो तो भला हो। पुरानी सरकारों का जो कुछ अस्पताल तो बना ही गई, ज़्यादा नहीं तो कुछ अस्पताल तो बना ही गई, नहीं तो आज इलाज कहाँ कराते, शौचालय में। ये एक तस्वीर है। आपको दूसरी तस्वीर और बताता हूँ, माननीयता के चेहरे आपको दिखाता हूँ। एक चेहरा है जिसमें आपको थोड़ी मानवता नजर आएगी। ये सच्ची घटना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने न्यूज़ में सुनी। एक व्यक्ति जो पेशे से चोर था, उसने गलती से कुछ दवाइयाँ चुराई और जब उसको पता चला कि ये कोविड की वैक्सीन है, ये कोरोना की वैक्सीन है, तो बाकायदा एक पत्र लिखकर वो सारी दवाइयाँ पुलिस स्टेशन के बाहर छोड़ गया। उसमें उसने लिखा कि मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे नहीं पता था कि ये कोविड की दवाइयाँ हैं और मैं इसको छोड़ के जा रहा हूँ क्योंकि देश में जो भी हालात है उसके चलते किसी के काम आते हैं। इसमें आपको थोड़ी मानवता नजर आएगी। बेशक बंदा पेशे से चोर था, लेकिन इतना ईमान तो था कि किसी को मरते हुए ना छोड़ के जाया जाए, कि उसकी दवाई चुराने से कुछ लोग मर सकते हैं, अगर उसकी दवाई रखने से 2-4 लोग भी मर जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। इतनी मानवता उसने दिखाई और मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ। वहीं दूसरा चेहरा देखिए, रेमडेसिविर एक इंजेक्शन है जिसकी बेहद किल्लत है इस देश में और हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि काला बाजारी का क्या आलम है। ऐसे इंजेक्शन 30-30 हज़ार 50-50 हज़ार में बिक रहे हैं। मेरे खुद एक करीबी जिनकी तबीयत खराब थी, खुदा उनकी आत्मा को शांति दे क्योंकि वो बच नहीं पाए, उन्होंने भी रेमडेसिविर के लिए 50,000 रुपये दिए थे एक इंजेक्शन के लिए, काला बाजारी के चलते। तो ऐसी स्थिति में जब लोग इतने परेशान हैं, एक व्यक्ति ने किस तरीके से उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया। रेमडेसिविर के खाली पाउचेस उसको मिले तो उस व्यक्ति ने उसमें पानी भर के 28-28 हज़ार में बेच दिया उनको, ज़रूरतमंदों को। ज़रूरतमंदों को नहीं पता था कि इसमें पानी है, उनको तो बस अपने प्रियजनों की जान बचानी थी, उन्होंने भी उसके पैसे दे दिए और वो पानी से भरे इंजेक्शन खरीद दिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? इस व्यक्ति को खाना हजम कैसे हो जाएगा उन पैसों से? इस व्यक्ति को घर जाके नींद कैसे आ जाएगी उन पैसों से? ऐसे व्यक्ति के चलते ही मुझे अफसोस होता है भारतीय होने पर। ऐसे व्यक्ति के चलते हुए अगर ये खबर इंटरनेशनल मीडिया में चली जाए तो भारत की कितनी बदनामी होगी कि ये वही लोग हैं जो दिन रात भाषण देते हैं भाईचारा का, भारत की अखंडता का, भारत की एकता का, और जब मुसीबत का समय आया तो एक दूसरे को काटने में लग गए। 28-28 हज़ार के इंजेक्शन पानी से भरे आप लोगों को बांटेंगे, उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाएंगे, उनके रोते हुए चेहरे से आपका दिल नहीं पिघलता? और इस देश के मौजूदा हालात के लिए अगर सबसे अधिक कोई जिम्मेदार है तो वो इस देश की सरकार है, वो इस देश का प्रधानमंत्री है और वो इस देश का चुनाव आयोग है, जिन्होंने अपनी आंखों आगे लाखों लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया। जब लाखों लोग संक्रमित हो चुके थे, जब हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके थे, उसके बाद भी चुनावी रैलियों को होने दिया, लाखों लोगों की भीड़ जुटाई, उनको संबोधित किया, आपकी एक वोट पाने के लिए आपको शमशान का रास्ता दिखा दिया। बाकी देश के प्रधानमंत्री कोविड से लड़ रहे हैं, कोरोना से लड़ रहे हैं और हमारे देश का प्रधानमंत्री ममता बनर्जी से लड़ रहा है। आप ताली थाली बजा रहे हैं और विकास पिछले 7 साल से पैदा होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आज तक हुआ नहीं। और बंगाल में जाके दीदी और दीदी करने की बजाय गुजरात में जाके बीवी और बीवी किया होता तो आज मन की बात रेडियो से करने की जरूरत नहीं पड़ती और विकास भी तब तक पैदा होता। हाल ही में एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, ये साहब शादी में घुसे और शादी में अफरा तफरी मच गई, लोग भागने लगे और डीएम साहब के साथ जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने लोगों को पीटना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि जो शादी पढ़ने आया था पंडित, उसको भी थप्पड़ चढ़ दिया। मैं आपके इस जज्बे को सलाम करता हूँ डीएम साहब, लेकिन मेरे 2 सवाल हैं। क्या अब से पहले आपकी आंखों की रोशनी चली गई थी या आपको दिखाई नहीं देता था
जब लाखों की भीड़ में नेता रैलियां कर रहे थे, तब आपको दिखाई नहीं देता था? कितनी रैलियों में जाके आपने छापेमारी की, कितने लोगों पे आपने कानूनी कार्रवाई की, कितने नेताओं को पर आपने FIR की, कितने नेताओं का आपने चालान काटा और कितने नेताओं पर आपने हाथ उठाया? जरा मुझे ये बता दीजिए। किसी नेता का चालान काटा आपने? किसी पे कानूनी कार्रवाई की? नहीं। तो क्या ये सारे के सारे कानून, ये सारे के सारे प्रोटोकॉल क्या केवल आम आदमी के लिए है? अब क्या किसी भी कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए हर व्यक्ति को नेता बनना पड़ेगा? तभी जाके वो बिना मास्क के घूम सकता है, तभी जाके वो रैलियां कर सकता है, तभी जाके वो शादियां कर सकता है, या तभी जाके वो जनता को संबोधित कर सकता है, और तभी जाके आप जैसे अधिकारी उनको सैल्यूट मार सकते हैं? क्या अब हर आदमी नेता बन के आए? क्या कल को मुझे भी कोई काम कराना हो तो क्या मैं भी नेता बन के आपके सामने उपस्थित हो जाऊं? आम आदमी की कोई वैल्यू है इस देश में या नहीं है? या सारे कानून केवल आम आदमी के लिए है? अगर आप में इतनी हिम्मत है तो जाके करिए कार्रवाई चुनाव आयोग पर, जिसने इस कोरोना के काल में भी चुनाव प्रचार करने की अनुमति दी, जिसने इस कोरोना के काल में भी चुनाव करने की अनुमति दी। मारिए छापा उन नेताओं के घर पे, उन नेताओं की रैलियों में जो लाखों की संख्या में लोगों को संबोधित कर रहे हैं। है हिम्मत? जब आपके अंदर ये हिम्मत आ जाए, मैं पर्सनली मिलके आपको सैल्यूट करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। और मेरी सभी सच्चे भारतीयों से यह अपील है हाथ जोड़कर, जितना हो सके लोगों की मदद कीजिए, उनकी मजबूरी का फ़ायदा मत उठाइए। ये संकट का समय है, हमें देश को, हमें दुनिया को एक बेहतर मैसेज देना है, हमें भाईचारे के साथ रहना है, हमें एक दूसरे की मदद करनी है। मुझसे जितना हो सकता है मैं अपने एंड से मदद करने की कोशिश करता हूँ। आप भी जितना हो सके मदद करने की कोशिश कीजिए। मदद नहीं कर सकते तो कम से कम किसी की मजबूरी का फ़ायदा मत उठाइए। जय हिंद,